सिक्स जो हम कंटिन्यू कर रहे थे उसका अगला टॉपिक है व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जैसे कि हमने केस पढ़ा था शांति का और शिंदे का, तो हमने उस केस को नाम शांति वर्सेस शिंदे नहीं दिया था, हमने उस केस का नाम रखा जो हमने बुक में आगे अब आप देखो पढ़ोगे यहाँ पर स्टेट वर्सेस शांति हेम्ब्राम। क्योंकि जो शांति थी उसको मतलब क्रिमिनल किया कहा गया था और वो एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्राइम है, तो इसलिए वो पूरे समाज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने एक पीछे एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने एक डॉरी सिस्टम दहेज प्रथा का केस पढ़ा था जिसमें लक्ष्मण उसकी फैमिली जो थे उनको अक्यूज़ माना गया था स्टेट की तरफ से, इसलिए उस केस का भी नाम क्या था, स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। क्लियर? तो इस तरह से इस केस का नाम भी क्या था, स्टेट वर्सेस शांति हेम्ब्राम। अब हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये जब करता है स्टार्टिंग करता है अपने ट्रायल की, तो पुलिस हैज़ कंडक्टेड इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ने किया उसके बेस पे शुरू करता है और उन्होंने जो चार्जशीट कोर्ट में फाइल किया उसके बेस पे करता है। ठीक है, इसका इन्वेस्टिगेशन में और कोई रोल नहीं होता, ये तो जस्ट जाके बाहर कोर्ट में केस रिप्रेजेंट करता है। प्रोसिक्यूटर को क्या करना पड़ता है, प्रोसिक्यूशन करना पड़ता है पूरे स्टेट की तरफ से। ठीक है, एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इट इज़ हिज हर और ड्यूटी टू एक्ट इम्पार्शली एंड प्रेजेंट द फुल एंड मटीरियल फैक्ट्स। मतलब उसको पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए बिल्कुल इम्पार्शियल रहना पड़ता है और बिल्कुल रियल विटनेसेस शो करनी पड़ती हैं ताकि उसका इफ़ेक्ट पूरे समाज पर पॉजिटिव वे में पड़े, ना कि नेगेटिव वे में पड़े। ऐसे ही अगला टॉपिक है व्हाट इज़ द रोल ऑफ जज। जज का क्या रोल है, जज जो है जैसे कि हम कहते हैं किसी गेम में जैसे एक अंपायर का रोल होता है, वैसे ही जज का भी जो है सेशन कोर्ट में हियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जज जो है डिफेंस लॉयर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा दिए गए एविडेंसेस को सुनता है, ठीक है, और फिर डिसाइड करता है कि एक्यूज पर्सन गिल्टी है या फिर इनोसेंट है। ठीक है, और इफ़ द मिस एक्यूज इज कन्विक्टेड देन द जज प्रोनाउंस द सेंटेंस। अगर तो जज को एक्यूज़ माना जाए, सॉरी, अगर तो जज क्रिमिनल माना जाता है, पर्सन को क्रिमिनल मानता है, तो उसे सेंटेंस मतलब सज़ा देता है। तो उसे सेंटेंस का मतलब ध्यान रखना है अब आपको, सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा देना। और ही में सेंड द पर्सन टू जेल, अब उसको वो जेल में भी सज़ा की फॉर्म में वो जेल भेज सकता है और उससे फ़ाइन ले सकता है, या दोनों ही चीज़ें हो सकती है जैसा कि लॉ में इनके बारे में गिवन होगा। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ अ फेयर ट्रायल। अब हम देखो इमेजिन करें कि जैसे कि जज ने जो शांति के केस में किया, इफ़ कोर्ट डिड नॉट गिव अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट। ठीक है, अगर कोर्ट के पास चार्जशीट ना होती एंड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, तो इफ़ ही हेल्ड द ट्रायल इन अ सीक्रेट लोकेशन वेदर नाइदर शांति नॉर सुशील वर प्रेजेंट, बट इफ़ ही डिड not give Shanti's lawyer, Advocate Roy, enough time to question the witness of prosecution such as Mrs. Shinde, and instead had already decided that Shanti was guilty. If this had happened, then what would be a case of unfair trial? This is because for a trial to be fair, several different procedure have to be observed. Means अब इसका मतलब क्या है, अगर इतने चार्जशीट फाइल हुई, पुलिस ने उसने कंप्लेंट करी, शिंदे वो जो लेडी थी, उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने चार्जशीट फाइल करी उसको शांति को क्रिमिनल मानते हुए। उसके बाद जो है शांति और सुशील दोनों जेल में भी आए। ठीक है, फिर शांति को एक लॉयर मिला कोर्ट की तरफ से। ठीक है, उसके बाद ये जो है स्टार्टिंग हुई थी हियरिंग। क्लियर? अगर मान लो शांति को कोई भी जज ना मिलता तो नेचुरल सी बात है ये केस शांति की तरफ से कोई लड़ता ही ना, तो वो एक अनफेयर ट्रायल होता। वो क्या होता है, वो एक अनफेयर ट्रायल होता है। दिस इज़ बिकॉज फॉर अ ट्रायल टू बी फेयर। ट्रायल को फेयर बनाने के लिए दोनों की तरफ से जजेस का होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए आर्टिकल 21 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा था कि हर पर्सन को अपनी बचाव के लिए एक लॉयर की ज़रूरत होती है, जो कि कोर्ट ने उनको प्रोवाइड किया था, डिफेंस लॉयर जिसको हमने कहा था। ठीक है, शांति वॉज गिवन अ कॉपी ऑफ चार्जशीट एंड ऑल अदर एविडेंसेस दैट द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंटेड है। शांति को चार्ज भी किया गया, शांति के ऊपर चार्ज लगा था, ट्रायल शुरू हुआ ओपन कोर्ट में। ठीक है, फिर वहाँ पर लॉयर थे। लॉयर कौन कौन थे? लॉयर थे हमारे पास जो कि शांति को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए लॉयर था, उसको हम डिफेंस लॉयर बोलते हैं। ऐसे ही एक प्रोसिक्यूशन के लिए था, तो वो प्रोसिक्यूशन लॉयर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। और बहुत सारे इवेंट्स होने के बाद, बहुत सारी हियरिंग्स होने के बाद
जज ने ये कहा कि जो पर्सन था, जो शांति थी, वो कौन थी, वो बिल्कुल इनोसेंट थी, ठीक है ना। इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन टू प्रोवोक रीजनेबल डाउट दैट शांति वाज गिल्टी। इन दिस केस द प्रोसिक्यूशन फेल टू डू। अगर उनके पास एविडेंस ना होते तो वो फेल हो जाते। तो इस तरह से जज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन जज जब तक कोर्ट में एविडेंसेस नहीं मिलेंगी, जब तक सबूतों को नहीं बिना सबूतों के करेगा तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। द जज डिड नॉट जम्प टू द कंक्लूजन दैट शांति वाज द थीफ। जज तब तक बिना एविडेंसेस के, अगर उसके पास एविडेंसेस नहीं होंगे तब तक वो उसको ना होते तो वो भी ना कर पाता कि वो गिल्टी नहीं है, उसको इनोसेंट ना प्रूव कर पाता। इस तरह से इन शांतिस केस जस्टिस वाज फाइनली डन टू हर बिकॉज शी वाज गिवन अ फेयर ट्रायल। क्योंकि बिल्कुल फेयर ट्रायल था, इस कारण से ही वो लेडी बच पाई थी। तो इस तरह से फेयर ट्रायल बहुत ज़रूरी है केस में, ठीक है। अब इस तरह से हम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के एक दो लाइन दे रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ बोथ स्टेट दैट ऑल द पर्सन, जितने भी पर्सन हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी जेंडर के हों, ठीक है, कोई भी कोई भी उनका आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन होना क्या चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए सबके साथ। ऐसे ही किसी को भी अननेसेसरी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अगर हम एक फेयर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं। एंड इन दिस वे दिस चैप्टर इज़ completed and thank you.